हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रमास्त्र। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ को। बेसिकली यहाँ पे डी मिस हो गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी, डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ को पढ़ेंगे। ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था ताकि जनता को लोकतंत्र के ऊपर भरोसा एस्टेब्लिश किया जाए, भरोसा को स्थापित किया जाए। इस उद्देश्य से एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर आया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एक टाइम ऐसा देखा गया था 1967 से आगे तक कि लोग क्या कर रहे थे, एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जा रहे थे। एक पार्टी से चुनाव लड़ते थे, चुनाव जीतते थे और दूसरे पार्टी में चले जाते थे। तो इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाना बहुत ज्यादा ही जरूरी हो गया था। अब हम एंटी डिफेक्शन लॉ को आज कैसे पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा चर्चा में है आजकल। अभी आपने सुना होगा रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, हॉर्स ट्रेडिंग, जितने भी की पॉइंट्स हैं, इसके मद्देनजर आज हम एंटी डिफेक्शन लॉ को पढ़ेंगे। और यकीन मानिए, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि एसएससी के द्वारा कराए जाने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं, जैसे कि सीएचएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, इन सारे एग्जामिनेशन में एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। यही नहीं, आपको स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यूपीएससी में तो पूछे गए हैं इससे संबंधित प्रश्न। अब जैसे कि आपने देखा होगा, कैलेंडर भी आ गया आप लोगों का। कैलेंडर में आपने देखा होगा कि जनवरी से लेकर जून तक लगातार परीक्षाओं का समय है, परीक्षाओं का दौर है। अब ऐसे समय में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी होगी ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और सही क्वेश्चन को क्लिक करें। वहीं दूसरी ओर मैं एक और बात आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी जो एसएससी का जो नेचर बदल रहा है, प्रश्न पूछने के जो तरीके बदल रहे हैं, उसमें आपको अपने पढ़ाई के अप्रोच को भी बदलना पड़ेगा। इसलिए हर टॉपिक को काफी इन डेप्थ में जाके पढ़ने की जरूरत आन पड़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को। एंटी डिफेक्शन लॉ को सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये लाया क्यों गया था, इसका क्या मकसद क्या था इसको लाने का। इसका मकसद सिर्फ इतना ही था कि पनिश करना था वैसे इंडिविजुअल मेंबर्स को जो कि पार्लियामेंट के मेंबर हैं या फिर एमएलएज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, जो कि चुनाव जीतते हैं किसी और पार्टी से और बीच में ही उसी सेशन में, मतलब कि उसी विधानसभा के कार्यकाल में या फिर लोकसभा के कार्यकाल में या फिर राज्यसभा के कार्यकाल में या फिर विधान परिषद के कार्यकाल में, जिन राज्यों में विधान परिषद में, उसकी बात कर रहा हूँ, इसी बीच अगर जो एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, वैसे सांसदों और विधायकों को पनिश करने के लिए इस लॉ को लाया गया था। इसमें पार्लियामेंट ने क्या किया, 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल में इसको रखा गया था 1985 में। और मैं आपको एक और बात बता दूं, एसएससी में करीब करीब 5 से 6 बार पूछा गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को कौन से शेड्यूल में रखा गया है। ये क्या, क्यों, इसका काम क्या था, मेन मोटिव क्या था इसका, डिस्करेज करना लेजिस्लेचर को ताकि वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को छोड़कर ना जाए। जो 10th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको कि इंसर्ट किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, इसको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है एंटी डिफेक्शन एक्ट के नाम से। और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत इसको क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। तो आप 2-3 की पॉइंट्स याद रखेंगे। सबसे पहले इसका काम क्या था, इसका काम क्या था और क्या है, अभी भी वही काम है इसका, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को पनिश करना एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने पर। कब पनिश करना, हमेशा पनिश नहीं करना, बीच में उसी लोकसभा के कार्यकाल में या फिर विधानसभा के कार्यकाल में या फिर राज्यसभा के कार्यकाल में आप अगर एक पार्टी से को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा। हालांकि इसके कुछ कंडीशंस भी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आपको याद रखना है कौन से शेड्यूल में रखा गया था, 10th शेड्यूल में रखा गया था। कब लाया गया था, 1985 में लाया गया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्यों लाया गया, तो मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1967 के इलेक्शन के बाद देखा गया कि ज्यादातर सांसद और विधायक क्या कर रहे हैं, एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब देखिए ये क्या करता है, अलाउ करता है एमपी और एमएलए को ज्वाइन करने के लिए, मर्ज करने के लिए अनदर पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन विदाउट किसी डिफेक्शन के अगर आप जाएंगे तब आपको पेनल्टी नहीं लगेगा। डिफेक्शन नहीं होने के कौन कौन से रीजन है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए 1985 में जब एक्ट को इनेक्ट किया गया था, उस वक्त पे 1/3 लोग अगर अपने पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में जाएंगे तो उसको मर्जर समझा जाता था। 1/3 का क्या मतलब हो गया, मान लो 36 मेंबर्स हैं जो कि चुनकर आए हैं, 70 लोगों की विधानसभा है, इसमें से
36 किसी एक पार्टी से चुनकर आए हैं, तो अगर इसको सरकार बनाने के लिए कितने विधायकों की जरूरत थी? 35। इसके पास है कितने? 36। अब जो बच गए 34, जो विरोधी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, अगर उनके पास इसमें से कुछ विधायक आ जाए तो ये सरकार बना लेगा। अगर ये, इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं, ये उस समय की बात है, तो अगर ये 12 विधायक को अपने पास लेकर आ जाता है तो इन 12 विधायकों की सदस्यता भी नहीं जाएगी और इसकी सरकार भी बनेगी, बनी रहेगी। तो कितने हो जाएंगे इसके पास? इसके पास 46 हो जाएंगे और ये भी बहुमत में आ जाएगा, सरकार बना सकता है। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग, 2003 के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया? 2/3 कर दिया गया, 1/3 की जगह 2/3। अब इसको कितने की जरूरत पड़ेगी? अभी 12 से काम नहीं चलने वाला इसका, अब इसको चाहिए 24। 36 में से जब तक 24 सदस्य नहीं आएंगे इसके साथ, तब तक ये इनके ऊपर क्या होगा? डिफेक्शन का तलवार लटकता रहेगा और ये क्या हो सकते हैं? कभी भी डिफेक्शन इनके ऊपर लाया जा सकता है। और अब इसको क्या समझा जाएगा? मर्जर समझा जाएगा 2003 के बाद से। अब देखिए, आखिर डिफेक्शन का जो लॉ है, ये किसके, कौन डिसाइड करेगा कि डिफेक्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए? तो इस लॉ को, डिफेक्शन के इस लॉ को डिसाइड करने का राइट किसको दिया गया है? स्पीकर और चेयरमैन को। या तो लोकसभा के केस में या फिर राज्यसभा के केस, विधानसभाओं के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में, विधान परिषद के केस में चेयरमैन को इस बात की इजाजत दी गई है कि वही डिसाइड करेंगे कि आखिर ये डिफेक्शन है या फिर नहीं है। ये सभी के सभी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आते हैं। अगर स्पीकर ने डिसीजन ले लिया तो इसका एक कतई मतलब नहीं है कि वो जो पर्सन है जो कि डिफेक्ट हुआ है, जिस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगा है, जिसकी सदस्यता गई है, वो कोर्ट में जा सकता है अपनी सदस्यता को वापस लेने के लिए। हालांकि अभी तक लॉ ने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि आपको 2 वीक में या फिर 6 मंथ्स के अंदर आपको इसको निपटारा कर देना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लेकर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब चेयरमैन या फिर स्पीकर को। देखिए, ग्राउंड क्या है डिफेक्शन का? अगर इलेक्टेड मेंबर अपना वॉलेंटरी गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, मान लो कोई पर्सन है जो कि बी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य, वो चुनाव जीत कर आया है और उसको उस पार्टी के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ उसका कुछ मतभेद हो गया हो, तो वो अगर उसने सदस्यता से इस्तीफा दे देता पार्टी से, ना कि विधानसभा या फिर लोकसभा से, फिर भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। अगर वो किसी वोटिंग में अब्सटेन कर जाता, अब्सेंट हो जाता है, तब भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। मान लो किसी बिल पे वोटिंग है, पार्टी ने वीटो जारी किया, अब वो वीटो के अगेंस्ट तो जा नहीं सकता, अब वो क्या करेगा? अब्सेंट कर जाएगा। अगर अब्सेंट भी करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। ऑथराइज्ड टू सो विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन, बिना परमिशन के अगर वो अब्सेंट होता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। एज अ प्री कंडीशन फॉर हिज डिस्क्वालिफिकेशन, हिज अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग शुड नॉट बी condemned by his party or the authorized person within 15 days। 15 दिन के अंदर क्या करना होगा? उसको अपने पार्टी की तरफ से बताना होगा, उसकी पार्टी बताएगी कि इस वजह से वो नहीं आ पाया था। If any independently elected member joins any political party, अब मान लो कोई निर्दलीय विधायक है या फिर सांसद है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। मतलब ये कि एक बीजेपी पार्टी है और एक कांग्रेस पार्टी है। अब बीजेपी में कोई एक पर्सन है जो कि निर्दलीय था, ना तो इसमें था नहीं इसमें था, इसने इन दोनों के कैंडिडेट को हरा के, अब क्या होता है कि मान लो कांग्रेस की सरकार बन जाती है और ये पर्सन जो होता है इंडिपेंडेंट, ये आ जाता है इसमें, तो इसकी सदस्यता चली जाएगी। इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर में अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है नॉमिनेटेड मेंबर, तो उसकी सदस्यता भी क्या होगी? चली जाएगी। अब बहुत सारे सजेशंस हैं, इलेक्शन कमीशन के भी सजेशन हैं इसके रिगार्डिंग में, तो ये थोड़ा आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देगा एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। इलेक्शन कमीशन ने क्या सजेशन दिया है? तो इसने बोला है भाई कि इट शुड बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी इन द डिफेक्शन केसेस, अदर्स, मतलब इलेक्शन कमीशन को ही होना चाहिए कि वही डिसाइड करेगा। वही अदर्स हैव आर्ग्यूड दैट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शुड हियर डिफेक्शन पिटीशंस, मतलब कि राष्ट्रपति संसद के मामले में, पार्लियामेंट के मामले में और विधानसभाओं के मामले में गवर्नर्स के पास होना चाहिए कि भाई आपके पास जाए जुडिशरी में जाने से पहले। द सुप्रीम कोर्ट हैज सजेस्टेड दैट द पार्लियामेंट शुड सेट अप अ इंडिपेंडेंट
ट्रिब्यूनल, एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है, जो कि इन सारे चीजों का सुने और इसका निपटारा करे। Some commentators have said that law has failed and recommended its removal. Former Vice President Hamid Ansari has suggested that it applies only to save government in a no confidence motion. अब हर तरह के बिल में आप एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं ला सकते, सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन में ही आपको लाना चाहिए, ऐसा हामिद अंसारी का मानना था, जो कि फॉर्मल वाइस प्रेसिडेंट थे। तो दोस्तों ये था लेक्चर जिसमें हम लोगों ने समझा एंटी डिफेक्शन लॉ को। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।